Hey guys, welcome back to Learn to Compete. My name is Hardev Singh Thakur and today we are going to talk about consumer surplus. Consumer surplus जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम क्या होता है इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो मेन करता धरता है वो कौन है? कंज्यूमर है। क्योंकि जब कंजम्पशन होगी तभी तो सप्लाई होगी, जब कंजम्पशन होगी तभी तो प्रोडक्शन होगी। तो कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करने के लिए हमें कंज्यूमर सरप्लस को भी जानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें हम तो कंज्यूमर सरप्लस इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट वन इज विलिंग टू पे एंड द प्राइस दैट वन एक्चुअली पे। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि जो कोई कंज्यूमर प्राइस किसी कमोडिटी का पे करना चाहता है और जो वो एक्चुअल में पे करता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, what consumer is willing to pay minus what he or she actually pay। इसे ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, कोई फोन खरीदने जाते हैं, आप उस फोन में 6GB रैम चाहते हैं, ठीक है, 6000 mAh बैटरी चाहते हैं, फास्ट चार्जिंग चाहते हैं और आप सोच के चल गए हैं कि ये क्वालिटियां मुझे जिस फोन में मिलेंगी उसका मैं 20,000 पे करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप मार्केट गए, आपने फोन सेलेक्ट किया और उस फोन में ये सारी क्वालिटी थी, पर उसका प्राइस क्या निकला? उसका प्राइस निकला 15,000। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया? ये आपको कंज्यूमर सरप्लस हो गया। यानी कि इस सब फंक्शन वाले फोन के लिए आप 20,000 देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको वो फोन कितने में मिल गया? 15,000 में मिल गया। तो आपको क्या हो गया? आपको कंज्यूमर सरप्लस हो गया। व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही और शी एक्चुअली पे, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। ये जो कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट है वो जूल्स ड्यूपिट ने 1844 में दिया था, लेकिन उसके बाद मार्शल की एक थ्योरी आई और मार्शल ने उस थ्योरी में कंज्यूमर सरप्लस का यूज किया 1890 में, और उसके बाद ही ये कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट जो है पॉपुलराइज हुआ। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट किसने दिया था, अगर आपके पास 4 ऑप्शन में अगर जूल्स ड्यूपिट का नाम नहीं है तो आप हमेशा मार्शल ही लिखेंगे। मार्शल ने क्योंकि इसे पॉपुलराइज किया था तो मेनली हम मार्शल का ही नाम इसमें लेते हैं। अब हमें पता है मार्शल ने हमें एक और चीज दी थी, क्या दिया था? कार्डिनल एनालिसिस। कार्डिनल एनालिसिस, इसमें क्या किया गया था? इसमें कहा गया था कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने में, उसे हम कार्डिनल नंबर में माप सकते हैं। कार्डिनल नंबर यानी कि 1 2 3 4। वैसे तो ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, आपको किसी चीज को कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी, कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आप उसे नंबर में नहीं बता सकते कि मुझे 50 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली या 60 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली, लेकिन मार्शल ने कहा था कि हम उसे कार्डिनल नंबर में बता सकते हैं, कंज्यूमर उसे कार्डिनल नंबर में बता सकता है। और इसी के बेस पे मार्शल का बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कि मार्शल ने कार्डिनल नंबर हमें दिए थे कि कंज्यूमर जो है अपनी यूटिलिटी कार्डिनल नंबर में बता सकता है। अब इसके बाद इसी के बेस पे एक लॉ था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता था कि जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करता चलता है, उसकी यूटिलिटी जो उसको उससे मिल रही है कमोडिटी के कंज्यूम करने से वो कम होती चलती है। जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करते चलेंगे वैसे वैसे उससे यूटिलिटी जो आपको मिलेगी वो कम होती चलेगी। सो इन दोनों कंसेप्ट का यूज हम करने वाले हैं कंज्यूमर सरप्लस में। एक तो कार्डिनल नंबर में हम बता सकते हैं क्या कि कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी मिल रही है, और दूसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी इसमें ऑपरेट होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि जितनी ज्यादा हम कमोडिटी को कंज्यूम करता चलेगा कंज्यूमर, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? सेटिस्फेक्शन कम होती चलेगी। सो हम टेबल से इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लेनी है नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी यूनिट्स कंज्यूमर जो है कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी की। यहाँ पे हमने ली है मार्जिनल यूटिलिटी यानी कंज्यूमर को कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, और यहाँ पे हमने लिया है प्राइस, और यहाँ पे हमने लिया है मार्जिनल बेनिफिट यानी कि कंज्यूमर सरप्लस। अब मार्शल ने हमें एक और चीज बताई थी, मार्शल ने हमें बताया था कि कंज्यूमर जो है सिर्फ कमोडिटी का उतना ही प्राइस देने के लिए रेडी होता है जितनी उस कमोडिटी से उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू में प्राइस जब तक होगा उतनी ही कंज्यूमर कमोडिटी कंज्यूम करेगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो गई, यानी कि कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो उसे प्राइस से कम मिल रही है जितना वो पे कर रहा है उस कमोडिटी का, तब कंज्यूमर कमोडिटी को परचेज करना
बंद कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंड का टाइम है और आपका चाय पीने का मन किया। ठीक है, आपने एक कप चाय ली, ठीक है, जिससे आपको यूटिलिटी मिली है 25 यूटिलिटी, यानी कि आप इस कमोडिटी का 25 रुपीज पे करने के लिए रेडी थे, लेकिन इस चाय के कप का प्राइस है 15 रुपीज। तो आपको कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, 25 माइनस 15 इज इक्वल टू में 10 का आपको कंज्यूमर सरप्लस हो गया। अब आपका एक और कप मन गया कंज्यूम करने का। अब जैसे जैसे हम कमोडिटी कंज्यूम करते चलते हैं ज्यादा, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती चलती है, डिक्रीज होती चलती है। तो सेकंड कप जब आपने कंज्यूम किया तो आपको उससे कितनी मिली, 23 यूटिलिटी मिली, और आपने प्राइस कितना पे किया, 15 ही पे किया। तो आपको कितने का बेनिफिट हो गया, 23 माइनस 15 इज इक्वल टू में 8। इसी तरह जैसे जैसे कंज्यूमर जो है ज्यादा कप ऑफ टी कंज्यूम करता चलेगा, उसे उसकी यूटिलिटी क्या होती चलेगी, कम होती चलेगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जब उसने 6 कप जो कंज्यूम किया उससे उसको कितनी यूटिलिटी मिली, 15 यूटिलिटी मिली, और कप का प्राइस कितना है 15, तो उसको कंज्यूमर सरप्लस कितना मिला, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूम करना बंद कर जाएगा। अब डिफरेंट कंज्यूमर का डिफरेंट बिहेवियर होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे किसी कंज्यूमर ने 6 कप ऑफ टी में उसको इतनी सेटिस्फेक्शन मिली थी कि अब वो इससे ज्यादा नहीं पिएगा, क्योंकि अगर वो इससे ज्यादा पिएगा तो उसको जो मार्जिन यूटिलिटी मिलेगी वो कितनी होगी, 15 से कम होगी, और प्राइस उसका 15 है, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, लेस देन प्राइस हो जाएगी, और कंज्यूमर इधर कंज्यूम नहीं करेगा। अब हो सकता है कोई और कंज्यूमर सिर्फ 3 कप पे ही 15 यूटिलिटी पे आ जाए, है ना। पर मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर तब तक कंज्यूम करता रहता है जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको मिल रही है कमोडिटी से वो प्राइस के इक्वल ना हो जाए। जैसे ही प्राइस के इक्वल मार्जिनलिटी हुई वैसे ही कंज्यूमर क्या कर देगा, बंद कर देगा उस कमोडिटी को कंज्यूम करना, और यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट कमोडिटी जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है वहां पे कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और जो लास्ट कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम करता है वहां पे सरप्लस क्या होता है, 0 होता है। यहाँ कंज्यूमर सरप्लस 0 हो गया, और पहली कमोडिटी जो उसने कंज्यूम की थी वहां पे हमेशा कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कभी आपको ऑप्शन आता है कि लास्ट कमोडिटी जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उससे जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, 0 होगी, या नन ऑफ दीज। तो ज्यादातर बच्चे मिनिमम पे टिक कर देते हैं, वो मिनिमम नहीं, वो क्या होगी, 0 होगी। जो लास्ट कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उससे उसको कंज्यूमर सरप्लस क्या मिलेगा, 0 का मिलेगा। अगर इसके बाद वो और कमोडिटी कंज्यूम करता है तो आप देख सकते हैं जैसी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी क्या होगी, 15 से कम होगी, लेकिन प्राइस 15 है, तो उसे कंज्यूमर सरप्लस कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। तो कंज्यूमर क्या करेगा, इस कमोडिटी को कंज्यूम करेगा ही नहीं। तो कंज्यूमर ने कितनी कमोडिटी कंज्यूम करी, 6 कमोडिटी कंज्यूम करी। कंज्यूमर सरप्लस 6 कमोडिटी पे कितना था उसका, 0 था। अब इस टेबल के अपोजिट हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने y एक्सिस पे लिया है प्राइस एंड मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है, और x एक्सिस पे लिए हमने क्वांटिटी। अब हम देख सकते हैं कंज्यूमर ने कब कमोडिटी कंज्यूम करना बंद कर दिया था, 6 कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर ने क्या कर दिया था, कमोडिटी कंज्यूम करना आगे बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे उसकी मार्जिन यूटिलिटी किसके इक्वल हो गई थी, प्राइस के इक्वल हो गई थी, और कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे प्राइस है इसका 15, कमोडिटीज ने टोटल कितनी कंज्यूम करी, 6 कंज्यूमर करी, और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, और ये इसकी कर्व है मार्जिन यूटिलिटी कर्व। मार्जिन यूटिलिटी कर्व को ही हम डिमांड कर्व कहते हैं, और यहाँ पे इस ई पॉइंट पे मान लीजिए कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। अब हमें पता है कंज्यूमर सरप्लस का क्या फॉर्मूला है, व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही और शी एक्चुअली पे। तो हमें निकालना है कि कंज्यूमर जो है कितना विलिंग टू पे था इस 6 कमोडिटी तक, ठीक है। पहली कमोडिटी के लिए वो 25 पे करने को रेडी था, सेकंड के लिए 23, थर्ड के लिए 21, तो टोटल कितना कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी था, इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो इन सबको ऐड करके क्या आएगा, 120, यानी कि टोटल यूटिलिटी उसको कितनी मिली, 6 कमोडिटी कंज्यूम करने से 120 यूटिलिटी उसको मिली। यानी कि फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करने से उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही थी, 25 तक, ठीक है। सेकंड पे कंज्यूम करने पे मिली थी उसे 23 तक, यानी यहाँ कहीं। थर्ड पे मिल रही थी 21 तक। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो उसे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 6 कमोडिटी कंज्यूम करने पे 120, यानी कि 120 जो है वो 6 कमोडिटी का पे करने के लिए रेडी था। 6 कमोडिटी के लिए उन्हें 120 पे करने के लिए रेडी था टोटल, और उसने पे कितना किया, एक का प्राइस कितना था 15, 6 का कितना पे किया उसने 90, तो उसको यूटिलिटी कितनी मिल गई, कंज्यूमर सरप्लस कितना मिल गया 30 का। वो टोटल पे करने को रेडी था 120, पे उसने किए 90, कंज्यूमर सरप्लस मिल गया उसे 30 का। अब इसे हम ग्राफ में देख लें, 6 कमोडिटी तक वो कितना पे करने के लिए रेडी था, ये वाला एरिया है ना,
पहले कमोडिटी के लिए यहाँ तक पे करने के लिए रेडी था, दूसरी के लिए यहाँ तक 23 तक, तीसरी के लिए 21 तक, इस तरह ये वाला एरिया वो जो है पूरा क्या था, वो पे करने के लिए रेडी था। ये हम ग्राफ में देख सकते हैं। तो अगर इधर यहाँ पे हमने कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला निकालना हो तो एक और फॉर्मूला हो सकता है कंज्यूमर सरप्लस का, यानी कि टोटल यूटिलिटी माइनस में व्हाट ही एक्चुअली पे, कितना पे किया उसने, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि ये वाला एरिया, इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये एरिया ही होगा क्योंकि ये प्राइस है 15 और ये है क्वांटिटी, और लेंथ और ब्रेड्थ क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया, और दिस रेक्टेंगल का एरिया क्या बन जाएगा, जो कंज्यूमर ने पे किया, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि 90 रुपीज। टोटल यूटिलिटी उसे कितनी मिली, 6 कमोडिटी से 120, कंज्यूमर सरप्लस कितना था 30, तो हम लिख सकते हैं टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो कंज्यूमर सरप्लस का एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक थर्ड फॉर्मूला अगर इधर से हमने निकालना हो तो कैसे निकलेगा, टोटल यूटिलिटी हमने कैसे निकाली है, सारी मार्जिन यूटिलिटी का समेशन करके, यानी कि ये मार्जिन यूटिलिटी, ये मार्जिन यूटिलिटी, ये मार्जिन यूटिलिटी, सारी यूटिलिटीज को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हर मार्जिन यूटिलिटी का समेशन अगर हम कर दें माइनस में प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्या हो जाता है, कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है। यहीं से अगर हमने फोर्थ फॉर्मूला निकालना हो तो वो क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बेस पे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या होता है, हमें ये टेबल नहीं दी हुई, ठीक है, हमें सीधा ये ग्राफ दे दिया और हमें दे दी इस लाइन की कोई इक्वेशन दे दी y इक्वल टू में fx, ये हमें इस लाइन की इक्वेशन दे दी और हमें बता दिया कि कंज्यूमर जो है 6 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, यानी कि ये 6 हो गया, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है, कंज्यूमर 6 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, हमें पूछ लिया कि कंज्यूमर सरप्लस कितना है। तो कंज्यूमर सरप्लस हम निकालेंगे कैसे, कंज्यूमर सरप्लस अगर हमें निकालना है तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, पहले ये एरिया को लिख देते हैं हम AECD, ये वाला एरिया AECD, अगर इस एरिया में से हम BECD माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा ABE, ये एरिया बच जाएगा, यही कंज्यूमर सरप्लस होगा, ठीक है। तो अगर हमें किसी कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, ये सारा AEC और ये D, ये वाला पूरा एरिया हम निकालेंगे, फिर उसमें से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, हमें कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा। अगर हमें किसी कर्व के नीचे का एरिया सारा निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, उस सरफेस एरिया के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं उस इक्वेशन का, क्या इक्वेशन है, fx, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन की लिमिट हम क्या रखते हैं, 0 to 6, कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है वो 6, मिनिमम कितनी कर सकता है 0, तो 0 to 6 ये हो जाता है ये सारा एरिया, टोटल एरिया, माइनस में क्या करना है हमने, ये रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या था, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है आपका, है ना, आपने कितना खर्च किया उस कमोडिटी को खरीदने में, और जो आपने खर्च किया वो जिसने बेचा उसका क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया। आप जो पैसा खर्च कर रहे हो, मान लो आपने कोई 15,000 की चीज ली, ठीक है, 15,000 की चीज ली, ये आपका खर्चा हो गया, लेकिन जो दुकानदार है उसका टोटल रेवेन्यू कितना मिला उसको, 15,000 पे मिल गया उसको, ठीक है, यही टोटल रेवेन्यू होता है। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। तो हमें अगर निकालना हो, किसी भी कर्व की इक्वेशन दी हुई है और पूछा हुआ है कंज्यूमर सरप्लस क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वेशन ऑफ दैट डिमांड कर माइनस टोटल रेवेन्यू, ये आपको समझ में आएगा एक एग्जांपल से। इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद रख लीजिए दिमाग में। अब हम करते हैं एक एग्जांपल, हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है P इज इक्वल टू में 35 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, ये डिमांड फंक्शन है, और कमोडिटी कितनी है डिमांड कर रहा है कंज्यूमर 3, कंज्यूमर 3 कमोडिटी डिमांड कर रहा है और ये हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि उस कर्व की इक्वेशन दी हुई है हमें, प्राइस इज इक्वल टू में 35 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे क्वांटिटी इन्होंने क्या ले ली है x, क्वांटिटी की जगह x लिख दिया है, पर यहाँ पे हमने कंफ्यूज नहीं होना। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वेशन ऑफ दैट डिमांड कर माइनस में टोटल रेवेन्यू। पहले हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस क्या है हमारे पास, प्राइस हमें दिया हुआ है 35 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, क्वांटिटी क्या है x इज इक्वल टू में 3, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी 35 माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 3 माइनस c का स्क्वायर, ये आ गई 35 माइनस 6 माइनस 9, यानी कि 35 माइनस 15 इज इक्वल टू में 20। अब हमारे पास प्राइस 20 है, क्वांटिटी 3 है, टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि 20 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू में 60, टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया। अब हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, कंज्यूमर सरप्लस का क्या फॉर्मूला है, लोअर लिमिट, यानी कि कंज्यूमर मिनिमम कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर सकता है 0, कितनी कंज्यूम कर रहा है वो 3, है ना, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द डिमांड कर क्या दी हुई है हमें 35 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर,
और माइनस में टोटल रेवेन्यू। और इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन सीखा हुआ है तो आप लोग को तो इजी आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं सीखा हुआ तो बहुत ही इजी होता है। कैसे करते हैं हम, ये 0 से 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है, x की जो पावर है वो हम 1 इंक्रीज कर देते हैं और उसके डिनोमिनेटर में भी वही लिख देते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, 35 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं। x की पावर 0 1 नहीं होती है, -2, x की पावर कितनी है यहाँ पे 1, माइनस x की पावर यहाँ कितनी है 2, ये आ गया -60। ठीक है, अब फिर 0 से 3 लिमिट 35, x की पावर 0 है, अगर एक प्लस कर दें हम इतनी, कितनी आ जाएगी, x की पावर 1 अपॉन में 1 माइनस 2, x की पावर कितनी है 1, कितनी ऐड कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएगी x की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस x की पावर कितनी है 2, एक और ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएगी x की पावर 3 अपॉन में 3 -60। ठीक है, अब ये x की जगह जहां जहां x है वहां पे हम ये 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। 35 इंटू 3 अपॉन में 1 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 3 की क्यूब अपॉन में 3 -60। ठीक है, 35 मल्टीप्लाई बाय 3 105 माइनस 2 से 2 गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 की क्यूब 27 अपॉन में 3 -60, ये कितना आ जाएगा 9। तो 105 माइनस 78 इज इक्वल टू में 27। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया 27। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हमें इक्वेशन दी हो किसी भी कर्व की और हमें उसकी लिमिट बताई हो कितनी है, तो हमें पता है कि कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सोल्व करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इसके साथ साथ हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट आपको पक्का हो जाए बिल्कुल और आप कभी से भूले ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इधर हमें प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दी हुई है क्वांटिटी और हमें पूछा क्या हुआ है, हमें पूछा हुआ है इफ द प्राइस ऑफ गुड इज 20 व्हाट विल बी द कंज्यूमर सरप्लस। प्राइस जो गुड का है 20 है तो कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस अगर 20 है तो क्वांटिटी कितनी है 10 है। प्राइस अगर 20 है तो क्वांटिटी कंज्यूम कितनी कर रहा है, कंज्यूमर 10 कंज्यूम कर रहा है और ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर इस प्राइस पे हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये कंज्यूमर सरप्लस होगा। हमेशा याद रखिएगा कभी भी कंज्यूमर सरप्लस अगर आपने डायग्राम में से पहचानना है कि क्या होता है, तो जो प्राइस लाइन होती है ना और जो डिमांड लाइन होती है उसके बीच का एरिया होता है। ये हमारी डिमांड वाली कर्व है और ये हमारी प्राइस कर्व है, इसके बीच में जो भी एरिया बनेगा ना वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है। अब ये एरिया जो है हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, तो हमें डायरेक्ट कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। अगर हमें इस एरिया का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना आ जाए तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस, ये कितना है 10, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है वो 10, तो ये कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई विद दिस परपेंडिकुलर, ये कितनी है 22 40 यानी कि 20, तो कितना आ गया 100। कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे कितना है 100। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हमेशा इस क्वेश्चन से हमें क्या पता लगा, हमेशा याद रखिएगा कि कंज्यूमर सरप्लस जो होता है प्राइस लाइन और डिमांड लाइन के बीच का एरिया होता है। तो ये था अनदर क्वेश्चन कंज्यूमर सरप्लस पे। नेक्स्ट हम कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस इन कंज्यूमर सरप्लस। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये डिमांड कर्व है, ये डी डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये हमारा प्राइस है, ये कंज्यूमर क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन है और ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि कंज्यूमर जो है हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। अब मैंने आपको बताया है कि जो प्राइस लाइन होती है और जो डिमांड कर्व होती है उसके बीच का एरिया क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है। इस टाइम हमारा कंज्यूमर जो है ये कंज्यूमर सरप्लस गेन कर रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, किसी रीजन से सप्लाई डिक्रीज हो गई, सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, और सप्लाई कम होने से क्या होगा, हमारी सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और हमारी सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया E1 मान लेते हैं हम इसे, और इस पॉइंट पे हमारा प्राइस और क्वांटिटी क्या है, ये P1 प्राइस आ गया, ये Q1 क्वांटिटी आ गई, यानी क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। अब प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा, मैंने आपको बताया जो प्राइस लाइन होती है और जो डिमांड लाइन होती है उसके बीच का एरिया कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो आप देख सकते हैं ये एरिया कंज्यूमर सरप्लस हो गया। अब पहले तो ये वाला एरिया कंज्यूमर सरप्लस था यहाँ तक, अब ये वाला एरिया हो गया, तो क्या हो गया, इतना कंज्यूमर सरप्लस हमारा कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस के बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस हमारा कम हो जाता है। इसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, प्राइस के कम होने से कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये सब था कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। अब हम इसके एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मार्शल ने दिया गया था, मार्शल द्वारा दिया गया था। अगर जूल्स का नाम है तो जूल्स का नाम लिखेंगे हम, वरना तो हमेशा हम मार्शल का नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में जूल्स नहीं दिया गया तो हमेशा हम मार्शल को ही चूज करेंगे। तो कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट हमें किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। उसके बाद क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इसमें ऑपरेट होता है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पे वर्क करता है।
तीसरा हमने क्या किया था, तीसरा हमने ये 4 फॉर्मूलेज किए थे। आप ये याद रखिएगा कि इनमें से कोई भी फॉर्मूला हो आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब अगर आपको समझ नहीं आया आप एक बार फिर वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही और शी एक्चुअली पे, और जितना वो विलिंग टू पे है यानी कि वो टोटल यूटिलिटी उसको उतनी मिल रही है, उससे माइनस में कितना उसने पे किया, ये हम कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना। और टोटल यूटिलिटी को हम कैसे निकालते हैं, सारी मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर देते हैं जितनी भी उसको सारी कमोडिटी से मिली, माइनस में प्राइस इनटू क्वांटिटी। और ये टोटल यूटिलिटी या फिर जितना विलिंग टू पे है वो क्या होता है, उस कर्व के नीचे का एरिया होता है ना, ये एरिया। और ये एरिया निकालना हो कैसे निकलता है, ये हमें डिमांड लाइन की इक्वेशन दी होती है और हमें लिमिट बताई होती है कि कितनी है। जैसे यहाँ से 0 से 2 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ हम 0 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ उस इक्वेशन को रख देंगे, माइनस में प्राइस इनटू क्वांटिटी यानी कि टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये सब आपने याद रखनी है फॉर्मूले। इसके बाद क्या था, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज हो जाता है, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब था कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। अब इस कंज्यूमर सरप्लस का यूज क्यों होता है, क्यों यूज होता है इसका। मान लीजिए अगर किसी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना है, ठीक है, अब मान लीजिए कोई कमोडिटी है, कोई कमोडिटी मार्केट में कितने की बिक रही है, कमोडिटी मार्केट में बिक रही है 1000 रुपए की, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कंज्यूमर उस पर 1400 पे करने को रेडी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 200 रुपए यहाँ पे टैक्स लगा दिया, तो कितने का बिक रहा है, 1200 का बिक रहा है। कंज्यूमर को अभी भी फायदा ही हो रहा है, और साथ ही साथ किसको फायदा हो गया, गवर्नमेंट को फायदा हो गया। इसी तरह अगर कोई बिजनेस फर्म्स है, बिजनेस फर्म्स को अगर पता लग जाए कि कंज्यूमर उनकी कमोडिटी का अगर 1400 पे करने को रेडी है लेकिन 1000 के बेच रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, वो मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हैं। साथ ही क्या कर सकते हैं, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आसानी से कर सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ईजी हो जाएगा उनके लिए। तो ये सब था कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।